हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको। क्वेश्चन ये था कि कोई एक वेज है और वेज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये सरफेस स्मूथ है। आपसे पूछा गया था कि व्हाट एक्सेलरेशन शुड बी गिवन टू वेज, वेज को कितना एक्सेलरेशन दें सो दैट ब्लॉक मे नॉट स्लाइड ऑन इट। कैसे किया जाएगा देखिए। इफ दिस एंगल इज थीटा, इस ऑब्जेक्ट का वेट नहीं चेक करेगा। इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे आप तो ये एंगल बनेगा 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। आप समझ सकते हो कि ये एंगल आएगा थीटा। इसका मतलब हुआ कि इस फोर्स की वैल्यू होगी mg cos थीटा और इस फोर्स की वैल्यू होगी mg sin। देख लीजिए सही है। सरफेस से आएगी नॉर्मल रिएक्शन, दिस विल बी r, ये होगी नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर सरफेस स्मूथ है तो इतने ही फोर्स लगेंगे कि वेट के दो कंपोनेंट्स हो गए, सरफेस से आने वाली रिएक्शन हो गई। ये सरफेस इज स्मूथ एंड दिस वेज इज नॉट मूविंग, so these are the forces. इस कौन सा फोर्स होगा? अगर आपने पूरे वेज को एक एक्सेलरेशन ए दिया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कितने आ गया? समझाया था आपको कि जब ट्रे अब आगे यस सर। हाँ हाँ, तो देखिए एम ए फोर्स अगर इधर लगेगा और ये टोटल एंगल 90, इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करते हो दिस इज थीटा, तो ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। यू कैन जज ये एंगल क्या होगा। देखिए ये टोटल 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल आएगा थीटा। मतलब ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स है एम ए कॉस थीटा, ठीक है ना। दिस एंगल इज थीटा। आप चेक कर सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हो ये पूरा 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। और ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा हुआ। एम ए कॉस थीटा उस साइड हुआ और एम ए साइन थीटा इस साइड हुआ, ठीक है ना। ये वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट इस साइड गया, एक कंपोनेंट इस साइड गया, तो वो कंपोनेंट कॉस, ये साइन, इतने टोटल फोर्स। अब आप देख सकते हो बैलेंस कैसा है कि जो रिएक्शन है वो ऊपर लग रही है, ये दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं। तो इस केस में रिएक्शन की वैल्यू बराबर है एम ए कॉस सर थीटा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। हाँ स्टार्ट सर, है। चल रही। तो इट इज एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन, ठीक है ना। ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन इतने के बराबर आएगी। अब आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करे, दैट मीन्स कि जो एम जी साइन थीटा है दिस शुड नॉट बी एक्सीडिंग दिस फोर्स। और हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के नीचे ऊपर कहीं भी ना चले, तो दीज टू मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल। तो आपकी डिमांड है कि एम ए कॉस थीटा must be equal to mg sin theta. You can calculate acceleration. This will be g tan theta. देख लीजिए सही है, करेक्ट है। सर ये रिएक्शन एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, मतलब एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा होगा शायद। उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी, सही चीज डिटेक्ट किया। एम ए का साइन कंपोनेंट उल्टा हो गया, सॉरी। एम ए का कॉस्ट कंपोनेंट से एम ए का साइन कंपोनेंट यहाँ पर, और एम जी कॉस थीटा, करेक्ट। दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। तो एक आपको स्टेटमेंट ये मिल रहा है कि रिएक्शन ये होगी, और एक चीज यार, अब ये पूरा कब के लिए सॉल्व किया आपने? ये मानते हुए सॉल्व किया कि पूरी सरफेस कैसी थी? स्मूथ, ये मानते हुए सॉल्व करो। अच्छा मान लो सरफेस स्मूथ नहीं होती तो क्या होता? सपोज सरफेस रफ है, रफ है तो ऑब्जेक्ट में अगर नीचे जाने की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा। इसका मतलब इसके साथ क्या लगने लगता है? न्यू आर। तो आपका क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, उसका आंसर ये। बट एक दूसरा सवाल बता रहा हूँ। सपोज सरफेस इज रफ, और सरफेस अगर रफ है तो इन दोनों के बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए था? और
रफ सरफेस ये दोनों बराबर r plus m cos थीटा should be equal to mg sin थीटा और आप r की वैल्यू यहाँ से लाके फिक्स कर दीजिए मतलब mu into r मतलब ma cos ms sin थीटा plus mg cos थीटा plus ma cos थीटा this is equal to mg sin क्लियर। अब क्या जानना चाहते हो आप a के ये दो स्टेप्स हैं तो m थ्रू आउट कैंसिल्ड आप एक के क्वेश्चन को कॉमन करोगे तो दिस विल बी म्यू sin थीटा प्लस cos और यहाँ क्या बच रहा है g sin थीटा ठीक है तो यहाँ से आ रहा है माइनस म्यू जी cos आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए g कॉमन दिस इज sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा ये आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी करेक्ट कोई डाउट किसी को सही है नो कंफ्यूजन तो चलिए अब बताते हैं कुछ आपको एक आध टॉपिक पर डिस्कस कर देते हैं जो प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को रिलीज कर रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन पर एक पेपर आपको डिस्कस कर देता हूँ ये लॉज ऑफ मोशन ये पेपर देखिए एक सवाल दिया हुआ है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है आप देखिए चार ऑप्शन क्या क्या दिए हुए क्या करेक्ट होना चाहिए तो ये गिवन ऑप्शन में से क्या चीज करेक्ट होगी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम जो दिया है इसमें से पहला ऑप्शन दिया मोमेंटम इक्वल टू जीरो क्या ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दूसरा दिया एक्सेलरेशन जीरो तीसरा दिया है काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब एक ने कहा मोमेंटम जीरो होना चाहिए दूसरे में कहा गया एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए थर्ड में कहा गया काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो अगर है तो क्या चीज इक्विलिब्रियम में होगी इक्विलिब्रियम मतलब कोई चीज अगर आप कहते हो कि इक्विलिब्रियम में इस बात से क्या मतलब इसका मतलब इट इज नॉट बीइंग एक्टेड अपॉन बाय एनी फोर्स कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई फोर्स अगर ना लगे तभी या नेट फोर्स है जीरो तो इक्विलिब्रियम वर्ड है इक्विलिब्रियम में कुछ चीज तब रह सकती है जब उस पर लगने वाला अगर हम इक्विलिब्रियम वर्ड की भी बारीकी में जाएं तो इसके दो मतलब है इक्विलिब्रियम एक ट्रांसलेशन यूज होती है और एक इक्विलिब्रियम रोटेशन में यूज होती है रोटेटरी इक्विलिब्रियम चीज रोटेट नहीं कर रही ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशन होता है किसकी वजह से फोर्स की वजह से तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तब होती है जब फोर्स जीरो रोटेटरी इक्विलिब्रियम तब होती है जब टॉर्क जीरो अगर फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली जीरो होगा रोटेटरी इक्विलिब्रियम में टॉर्क अगर जीरो है तो रोटेटरी एक्सेलरेशन जीरो होगा क्लियर एंगुलर एक्सेलरेशन एक्चुअली ए और अल्फा में कनेक्शन जानते हो कि v होता है ओमेगा तो एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर तो अगर आप कहते हो कि ए की वैल्यू जीरो है एंड आर इज फिक्स तो कितना होगा जीरो होगा इक्विलिब्रियम का कनेक्शन किस चीज से एक्सेलरेशन और किसी से नहीं ना मोमेंटम से ना एनर्जी से ना सर फोर्स जीरो रहेगा तो सर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा ना कांस्टेंट रहेगा जीरो नहीं रहेगा जीरो हो सकता है श्योर नहीं कि जीरो अगर आप कहते हो कि किसी चीज पे लगने वाला फोर्स जीरो
तो 40 का मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसका वो चीज चल नहीं यस सर, कांस्टेंट रहना चाहिए, जीरो नहीं। रहेगी। क्या होगा कि जो मोमेंटम है दैट मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, दोनों चीज हो सकती है। यस सर। बट प्रोग्राम है दैट इज कंसर्न विद एक्सेलरेशन ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a conveyor gravel is dropped into a conveyor belt at a rate of 0.5 kg per second। ये conveyor belt है, उस पर आप gravel drop करते हो 0.5 kg per second के रेट से। The extra force required in Newton to keep the belt moving at 2 meters per second। क्या सवाल है देखते हैं। क्या होता है कन्वेयर बेल्ट, मतलब दो पुलिस लगी हुई है, इसके ऊपर से कोई बेल्ट मूव कर रही है और इन पुलिस को आप किसी मोटर के थ्रू चला रहे हो। ये बेल्ट का एक हिस्सा इस साइड जा रहा है, ये चलता हुआ इस साइड जा रहा है, ये होती है कन्वेयर बेल्ट। दो पुलिस एक उसके ऊपर से स्ट्रिप रन कर रही है और आपने किसी मोटर को कनेक्ट कर रखा है, वो रोटेट कर रही है, ये बेल्ट इस तरह से चलती है। अब आप क्या करते हो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ड्रॉप करना, हमें पता है ग्रावल हम यहाँ पर गिरा रहे हैं, किस रफ्तार से गिरा रहे हैं, 0.5 kg पर सेकंड की रफ्तार से गिरा रहे हैं। इस बेल्ट के चलने का रेट क्या था, 2 मीटर पर सेकंड। तो जब तक ग्रावल आप नहीं गिरा रहे थे 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। जैसे ही कोई चीज गिराओगे आप, इसका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो पूछा ही गया है कि हम इसकी क्या स्पीड रखें, सॉरी कितना एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू मेंटेन द स्पीड। ये सवाल है, एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पीड। 1 न्यूटन। 1 न्यूटन सही है आंसर आपका, आंसर सही है। कैसे आ जाएगा कि एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट गिरा रहे हो आप, सवाल में ये नहीं बताया गया कि कितनी हाइट से गिराया, नहीं बताया, लेकिन एक्चुअली जो भी चीज आप गिराओगे वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले रही है और बेल्ट कहाँ चल रही है, इस डायरेक्शन में। हम ये कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट गिरा उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिरते समय कितना था, वाई में कुछ भी रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी ऑब्जेक्ट गिराया आपने उसकी एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी, 0, और जैसे ही गिरा बेल्ट चल रही 2 मीटर पर। मतलब जो ऑब्जेक्ट गिरा, अगर हम कंसर्न है एक्स डायरेक्शन के बारे में, तो जो ऑब्जेक्ट गिरा उसका मोमेंटम इनिशियली 0 और जैसे ही बेल्ट पे गिरा उसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। 1 सेकंड में जो मास गिरा है वो 0.5 kg है, वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड है, तो आप 0 से चल के ये मोमेंटम चाहते हैं। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ जो टाइम कंसर्न है जिससे वो कितना है 1 सेकंड, और फाइनली मोमेंटम कितना आ रहा है हमारा 0.5 इंटू 2, इनिशियली कितना है 0, आंसर कितना है, सही आंसर। ठीक है ना, आगे समझ में सब कुछ। इसमें आपको बस कंफ्यूजन इस बात पे नहीं होना चाहिए कि मान लो बता दिया होता हमने कि इसको हम 5 मीटर हाइट से गिरा रहे हैं, तो क्या आंसर बदल जाएगा क्या? नो सर। नहीं बदलेगा, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन है, इसकी वेलोसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था कि मान लो कोई ट्रेन चली जा रही है, इस सवाल को मैं बदल के बता देता हूँ। इसी सवाल को लॉजिक यही लग रहा है बट उसको कुछ दूसरे ढंग से पूछ लिया गया है। सवाल ये है, मान लो कि कोई व्हीकल मूव कर रही है, इसका खुद का जो मास है वो 1000 kg, तो 1000 kg की कोई व्हीकल चली जा रही है। ठीक है, और इसकी खुद की वेलोसिटी दे दिया हमने, सपोज इसकी वेलोसिटी है, मान लीजिए हमको एक वैल्यू ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी। ठीक, अब मान लो कि हम इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिराते हैं और इस ऑब्जेक्ट का मास है 250 kg, ये आकर के इस पर गिरता है। ठीक, तो कोई व्हीकल ये इतने वेलोसिटी से चली जा रही है। अब पूछा जाए कि व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, कितना हमको इंजन से एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम स्पीड। जैसे ही ऑब्जेक्ट आके गिरेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो पहला सवाल तो ये है कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में सॉल्व करें।
ये पहले तो ये बताओ आपके आफ्टर इफेक्ट इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी। मान लो हमने कुछ नहीं किया, इंजन छोड़ दिया इसको जो करता, ये गाड़ी चली जा रही थी 5 मीटर पर सेकंड पे, हमने 250 kg की एक चीज गिरा दी, तो बताइए कि इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा। Sir, 3.75 meter per second. 3.75, कुछ मिस्टेक है मेरे ख्याल से। आंसर आ रहा होना चाहिए 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ से बदल के 4 आ जाना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. आ गया. कैसे, क्या करना पड़ेगा, लॉजिक क्या लगाओगे आप। भाई सिस्टम चल रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स में, इसके गिरने की प्रोसेस में क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया गया, नो कुछ नहीं किया। तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे आपको पता है कि जो मोमेंटम है दैट कांट चेंज, एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम को बदला नहीं जा सकता जब तक कि कोई फोर्स ना लगाए। तो आपके पास बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या था, ये 1000 kg का था, 5 की स्पीड से चल रहा। फाइनली क्या हुआ कि इसके मास में इसका मास ऐड हो गया, तो 1000 प्लस 250, दिस इज न्यू मास। न्यू वेलोसिटी क्या होगी ये हम जानना चाहते हैं। दिस इज द केस, ये हो गया 1000 इंटू 5, ये हो गया 1250 इंटू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई 1000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1250, और 250 से कैंसिल करिए, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये 5 कैंसिल, आंसर इज 4 मीटर पर सेकंड। ये आगे करिए, क्लियर आपको। ये तो वो केस हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट को गिरने दिया या कुछ। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, आपने क्या किया है, सर एक बार और। हाँ बता देता हूँ। कि आपका सवाल ऐसा कि कोई कैरेज है, ओपन कैरेज है, ये 5 मीटर पर सेकंड चली जा रही है, और उसका खुद का मास है 1000 kg। हमने 250 kg का ब्लॉक किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराया। आपको कंफ्यूज करने के लिए हाइट भी दे सकते हैं, बट वो कहीं कैलकुलेशन मैटर नहीं करेगी। इसको गिराया जाता है, इट इज ड्रॉप ऑन टू द कैरेज, यू हैव टू फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द सिस्टम। हमारे पास लॉजिक ये है कि इसके गिरने की प्रोसेस में हमने एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कहीं से दिया नहीं, तो ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन के अपने मोमेंटम को बदल नहीं सकता। ये ऑब्जेक्ट जो गिर भी रहा था ये वाई में गिर रहा था, ना कि एक्स। तो एक्स डायरेक्शन मोमेंटम सिर्फ इस कैरेज के पास, तो आपने कैरेज का इनिशियल मोमेंटम लिया, इस ब्लॉक का मोमेंटम काउंट नहीं होगा क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में, एक्स में नहीं, ठीक है ना। तो आपने एक्स डायरेक्शन में केवल इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट कर दिया है। ओरिजिनली इस ब्लॉक का मास 1000 वेलोसिटी, तो सिस्टम कंबाइंड हुआ 1000 प्लस 250, दिस इज नेट मास, और नेट एक्सेलरेशन ओके लेंगे हम आगे ना, सिंपल केस। सर। अब मान लीजिए सवाल ये देते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कीप द वेलोसिटी सेम। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फोर्स required to maintain the speed। कितना फोर्स व्हीकल प्रोड्यूस करे so that velocity may not change। बताइए क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके उसी कन्वेयर बेल्ट वाली प्रॉब्लम की तरह ही है, कितना फोर्स लगेगा इस पर। Sir, 1250 newtons. करेक्ट, 1250। यहाँ पर आप क्या करोगे, कैरेज से कोई मतलब नहीं आपको, आपको मतलब है ब्लॉक। जो ब्लॉक गिर रहा है हम केवल एक्स डायरेक्शन को कंसिडर करें। ब्लॉक का इनिशियली एक्स डायरेक्शन मोमेंटम 0 है, और फाइनली जैसे ही जाके इस पे गिरी, तो हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड मेंटेन रहे, मतलब 5 बनेगा। ये इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम। हम जानते हैं कि मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम इज सेट टू बी फोर्स। तो मोमेंटम चेंज कितना है, 250 इंटू 5 माइनस 0, टाइम कितना है 1, ठीक है ना। 1 सेकंड में जो मोमेंटम चेंज चाहते हो आप वो ये, एक्चुअली ये
इस सवाल को जब आप देखोगे तो इस तरह से बताया जाता है कि हमने क्या किया, जैसे सपोज कोई कैरेज जा रही है, हम उसको ऊपर से पानी गिरा रहे हैं, तो पानी कितना गिरा रहा है 250 kg पर सेकेंड। मतलब उस केस में क्या होगा, पिछले सवाल पर करेगी, क्या होगा कि जो मोमेंटम चेंज में टाइमिंग दिखता है, वो टाइमिंग कितनी होती है 1। अब यहाँ मान लीजिए सवाल अगर यही है तो ये आपको कैलकुलेशन गलत माना जाए, क्योंकि इसमें टाइम ऑफ इम्पैक्ट दिया है क्या 1 सेकेंड। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें कन्वेयर बेल्ट पे ग्रावल गिराई जा रही है, तो ग्रावल दिया था कि 0.5 kg पर सेकेंड दिया हुआ था। यहाँ पर हमने ब्लॉक गिराया, ये 1 सेकंड में गिराया, ऐसा लिखा गया नहीं लिखा। ये सवाल इस ढंग से नहीं पूछा जा सकता। अगर ऐसा पूछा गया तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट दिया होगा, अदरवाइज क्या होगा, सवाल ऐसा दिया होगा कि हम 250 kg पर सेकंड की रफ्तार से कोई चीज गिरा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं सपोज 250 kg पर सेकंड, व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। अब ये सवाल होगा, तब यहाँ 1 ले पाओगे आप, ध्यान रखिए। जैसे कोई चीज टकराती है तो उसका इम्पैक्ट टाइम जरूर थोड़ी 1 सेकंड, तो 0.2 सेकंड हो सकता है, 0.1 सेकंड हो सकता है। अगर सवाल में यहाँ पर सेकंड नहीं दिया तो आपको बताया गया होगा कि इम्पैक्ट की टाइमिंग, वो टाइमिंग कैलकुलेशन बनेगी। अदरवाइज सवाल पर सेकंड की फॉर्म में दिया होगा, आंसर विल बी 1250। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताइए। सर इसमें इनिशियल मोमेंटम 0 कैसे है? इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये जो ब्लॉक गिरा रहा है वो तो ऐसा गिर रहा है, इट इज एक्वायरिंग वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, बट व्हीकल ने चलना कहाँ है। ठीक है बात। यस तो सर, ये यस यस सर। किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसकी क्या किस वेलोसिटी से इम्पैक्ट कर रहा है, दैट डजंट मैटर, आपको वाई डायरेक्शन की स्पीड चाहिए। ठीक है, अच्छा अगले सवाल पर आइए। सर हाँ हाँ सर इम्पल्स और फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन कब होंगी सर? इम्पल्स एंड फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। यस सर। टाइम क्या होता है, कोई फोर्स अगर 1 सेकंड तक एक्ट करता है, आप पढ़ते हो कि इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू ड्यूरेशन। तो अगर हम ड्यूरेशन को 1 कर देते हैं तो इम्पल्स एंड फोर्स ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा। अब इम्पल्स और फोर्स अपोजिट थोड़ी हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो इम्पल्स मिलेगा और फोर्स मिलेगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, बट जो चीज फोर्स एक्सर्ट कर रही है और जिस चीज पर फोर्स लग रहा है, उन पर फोर्स और इम्पल्स की डायरेक्शन अपोजिट बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि एक्शन रिएक्शन जानते हो आप, उनकी डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर? सर एग्जांपल से बता दीजिए। जैसे आप किसी भी चीज को एग्जामिन करते हैं, किसी चीज पर मान लो आपने किसी वॉल पर आपने हैमर से स्ट्राइक किया, ठीक है, मान लो कोई सरफेस है, आप कोई हैमर लेकर के इस पर स्ट्राइक करते हो, आपने इस पर हिट किया, तो फोर्स मल्टीप्लाइड टू ड्यूरेशन, कितनी देर तक ये दोनों चीजें कांटेक्ट में रहेंगी, इसी को कहते हैं आप इम्पल्स। इम्पल्स फोर्स के बराबर कब हो सकता है, when डेल्टा टी बिकम्स 1। जो चीजें कांटेक्ट में रही उनका कांटेक्ट टाइमिंग अगर 1 सेकंड, जैसे मान लो फुटबॉल एक पड़ी हुई बॉल पड़ी, हम आपसे कहते हैं कि इसको आप किक करिए, ठीक है, आपने किक किया, तो क्या उसकी टाइमिंग हमेशा 1 सेकंड होगी? नहीं सर, नहीं होगी। तो उसकी जो कांटेक्ट टाइमिंग होगी, टाइमिंग इनटू फोर्स, ये क्या होता है, इम्पल्स। तो किसी पर्टिकुलर केस में अगर कांटेक्ट टाइमिंग 1 सेकंड हो जाए, तब इम्पल्स और फोर्स आपस में कैसे होते हैं, बराबर। इफ कांटेक्ट टाइमिंग इज 1 सेकंड, तब आई और एफ आपस में बराबर होता है। अच्छा, अब आपका सवाल ये था कि ये अपोजिट कब हो जाए, तो किसी भी एक ही केस में आई और एफ अपोजिट हो ही नहीं सकते। जिस ऑब्जेक्ट पर आप लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हो और इसी के इम्पल्स की बात कर रहे हैं कि इस सरफेस को क्या इम्पल्स मिला और कितना फोर्स इससे एक्सर्ट हुआ, ये कभी अपोजिट हो ही नहीं सकते। लेकिन जिस चीज ने फोर्स लगाया है, जैसे हैमर इसको फोर्स दे रहा है, हैमर आकर के इसको स्ट्राइक, ठीक है, तो हैमर, अगर इसने हैमर ने इसको फोर्स एफ दिया तो ऑब्वियसली सरफेस ने इसको फोर्स एफ दिया होगा। तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और इस पर इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगा, ये आई और एफ अपोजिट हो सकता है। बट किसी ऑब्जेक्ट पर खुद लगने वाला फोर्स और इम्पल्स इक्वल एंड अपोजिट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इम्पल्स तो फोर्स से ही बना है ना, वो अपोजिट थोड़ी हो सकता है। सर डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, प्रोवाइडेड कि आप दो चीजों की बात कर रहे हो, कि एक चीज का इम्पल्स और दूसरी चीज का फोर्स, तभी अपोजिट हो सकता है। एक ही पर्टिकुलर चीज पर अगर हम पूछते कि इम्पल्स, ऑब्वियसली हैमर ने इसको इम्पल्स दिया तो हैमर को भी इम्पल्स मिला होगा, तो क्या हैमर में जो इम्पल्स आया और हैमर को जो फोर्स मिला, क्या ये दोनों अपोजिट हो सकते हैं क्या? नो सर, नहीं हो सकते।
कभी नहीं हो सकता, लेकिन हैमर का इम्पल्स और वॉल पर फोर्स ये अपोजिट हो सकता है। ये अपोजिट हो सकता सर है। तो हाँ हाँ सर पिछले क्वेश्चन में जो फोर्स आया अपना 1250 न्यूटन, हाँ सर वो एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड था या फिर टोटल फोर्स? नो एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई चीज 5 की स्पीड से चली जा रही है तो ऑब्वियसली जो व्हीकल है कैरेज है उसका इंजन ऑलरेडी ऑन है, तो इट ऑलरेडी इज प्रोवाइडिंग सम फोर्स। ये तो आपने निकाला है कि उससे गिरने के बाद कितना और फोर्स रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, यस सर। अब आप क्वेश्चन देखिए थर्ड, सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट अ रेट dm/dt इज इक्वल टू अल्फा। कोई सैटेलाइट है और वो आउटर स्पेस में मूव कर रहा है और वो डस्ट को किस रेट पर स्वीप कर रहा है, वो वैल्यू दी हुई है आपको कि dm/dt दिस इज अल्फा इनटू वेलोसिटी। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट, ये आप जो आप ये पढ़ रहे हो कि सैटेलाइट में फोर्स से स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट पर वो कितनी डस्ट को पर सेकंड वो थ्रो कर रहा है, उसकी वैल्यू दी हुई है। पूछा गया कि सैटेलाइट का एक्सेलरेशन क्या होगा, आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में दिया। ठीक है ना, ये डस्ट को कितनी डस्ट को स्वीप कर रहा है पर सेकंड की वो वैल्यू। अब अगर डस्ट पर सैटेलाइट कोई फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियसली सैटेलाइट पर उसका उल्टा फोर्स लगेगा। ठीक है ना, सैटेलाइट पर फोर्स कैसे निकाल सकते हो आप? फोर्स ऐसे निकाला जा सकता है कि d/dt ऑफ मोमेंट सैटेलाइट की खुद के मोमेंटम में क्या चेंज है। अगर सैटेलाइट सर v वेलोसिटी, हाँ हाँ सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल फैन चलता है ना, तो फैन चल रहा है, तो फैन को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? जब फैन चलता है तो वो एयर को ड्रैग करता है, जो फैन की ब्लेड्स हैं वो एयर को ड्रैग करती है, ये एयर पर कुछ काम करते हैं। सिमिलरली आप पढ़ रहे हो कि आउटर स्पेस में कोई सैटेलाइट जब चलेगा तो सैटेलाइट की एक साइज है, तो जितनी डस्ट उसके कांटेक्ट में आएगी उस डस्ट को चलाएगा। क्लियर है? तो सैटेलाइट आउटर स्पेस में कहीं पर चल रहा है जहां पर सपोज कहीं डस्ट प्रेजेंट है, इंटरप्लैनेटरी डस्ट वर्ड यूज किया गया। क्लियर? आप किसी भी तरह के पार्टिकल्स मान लो कि जो प्रेजेंट है, सैटेलाइट उसमें से गुजर रहा है, तो जितने पार्टिकल्स को हिट करेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सैटेलाइट की खुद की वेलोसिटी की। तो सपोज वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज v, तो उसने कितने मास ऑफ डस्ट को चलाया ये डाटा दिया हुआ है कि dm/dt एक सेकंड में कितने किलोग्राम डस्ट को हिट कर रहा है, ये वैल्यू इस पर डिपेंड करता है। तो पूछा गया सैटेलाइट का खुद का एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर सैटेलाइट v वेलोसिटी से चल रहा है तो d/dt ऑफ m तो ये हो गया, इनटू वेलोसिटी कर देंगे हम दोनों साइड, इनटू वेलोसिटी कर दें, अल्फा v ऑलरेडी था, हम एक v से इनटू कर दें। अब क्योंकि सैटेलाइट एक फिक्स वेलोसिटी से जा रहा है मतलब v इज कांस्टेंट, तो ये क्या आ जाएगा d/dt ऑफ mv हो गया। ये कितना आ गया अल्फा v स्क्वायर। ये d/dt ऑफ m इनटू v मतलब क्या आ गया मोमेंटम, और d/dt ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हो गया फोर्स। मतलब सैटेलाइट डस्ट को इतनी फोर्स दे रहा है, इतना फोर्स दे रहा है। सैटेलाइट क्या फोर्स डस्ट पर एक्सर्ट कर रहा है ये डाटा आपको मिल गया, इट इज अल्फा v। इसका मतलब कि डस्ट भी सैटेलाइट को इतना ही फोर्स देगी। ठीक है, इसका मतलब सैटेलाइट पर लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, इसका नेगेटिव। ठीक है, आंसर में प्लस माइनस दोनों दिया हुआ। अब क्या पूछा गया, सवाल में पूछा गया था द एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का एक्सेलरेशन बताइए। सैटेलाइट का एक्सेलरेशन बताना मतलब क्या करिए, उसको मास से डिवाइड कर दिया, ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड सी। ऑप्शन आएगा, सी आएगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम, आगे समझिए। अब समझिए अगला सवाल, फोर्थ क्या कहा गया, 2 persons are holding a rope of negligible weight tightly at its end so that it is horizontal। कोई रोप है, दो लोग पकड़ के उसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं। अब 15 kg weight is attached to the rope at the midpoint, which now no longer remains horizontal। The minimum tension required to completely straighten the rope। आप कितना फोर्स लगाओगे जिससे कि रोप वापस हॉरिजॉन्टल हो जाए। थोड़ा सा क्वेश्चन में वर्डिंग
इनकरेक्ट लिखी हुई, सही सवाल बता देता हूँ। सपोज ये केस है कि कोई स्ट्रिंग है, इसको आप एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं, ये दो पर्सन किसी स्ट्रिंग को होल्ड करते हैं, ठीक, दो पर्सन किसी स्ट्रिंग को होल्ड करते हैं, इट इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। अब आपने क्या किया कि बीच में कोई लोड लगा दिया, तो उससे क्या हुआ कि स्ट्रिंग ने कुछ इस तरह का शेप ले लिया, ठीक है। आपने यहाँ पर कोई वेट लगा दिया, इससे स्ट्रिंग इस तरह से शेप ले लिया। अब पूछा गया कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन लगाया जाए ताकि वापस हॉरिजॉन्टल हो जाए। व्हाट टेंशन इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेथन द स्ट्रिंग? बताइए क्या होना चाहिए। बताइए। हम उसी सवाल को ऐसा पूछते हैं, देखिए सपोज दो पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग जा रही और ये स्ट्रिंग ऐसी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, तो कोई बर्ड बीच में आके बैठ जाती है और स्ट्रिंग का शेप चेंज हो जाता है, स्ट्रिंग इस तरह का शेप ले लेती है, इस तरह का शेप ले लेती है। सेम क्वेश्चन, कोई बर्ड यहाँ करके बैठ जाती है, इससे स्ट्रिंग करती है। अब हम पूछें कि इसको कितना फोर्स लगा के आप पुल करोगे सो दैट कि जो स्ट्रिंग है वो अपने नॉर्मल शेप पर आए, कितना टेंशन इसको जनरेट।